डियर स्टूडेंट्स, आज आपको भारत में लोकतंत्र के अवरोध कौन कौन से हैं के बारे में बताया जाएगा। भारत में लोकतंत्र के अवरोध हमारे समाज और देश की अनेक विशेषताएं लोकतंत्र के कार्य को कठिन बना देती हैं। भारत में लोकतंत्र के प्रमुख अवरोध कौन कौन से हैं वो निम्न प्रकार से हैं। इन अवरोधों में सर्वप्रथम आता है निरक्षरता। कुछ विचारक का विश्वास है कि लोकतंत्र शिक्षा पर निर्भर है। हमारे देश में निरक्षरता लोकतंत्रीय प्रक्रिया के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। निरक्षरता केवल जीविकोपार्जन के साधनों को संभावना को ही कम नहीं करती, अपितु यह मनुष्य के अपने समीपवर्ती संसार का ज्ञान प्राप्त करने में भी अवरोध उत्पन्न करती है। अगली अवरोध आता है, बाधा आती है जातिवाद। जाति के आधार पर राजनीति में भाग लेने की प्रवृत्ति को जातिवाद कहते हैं। जातिवाद के पोषक किसी विशेष व्यक्ति को केवल इसलिए मत देते हैं कि वह उन्हीं की जाति का से संबंधित है या उन्हीं की जाति का है। स्पष्टतः यह लोकतंत्र के क्रियाकलापों को विकृत कर देता है। जब व्यक्ति किसी प्रत्याशी के पक्ष में केवल इसलिए मतदान करते हैं कि वह उनकी जाति का है, तो लोकतंत्र का उद्देश्य जो है वो निष्फल हो जाता है। अगला आता है अस्पृश्यता। जाति प्रथा के समस्त दोषों में अछूतों के साथ किया गया दुर्व्यवहार भी मुख्य है। उन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता था। अधिकट्ठा समुदायों द्वारा उनके गांव के भीतर रहना वर्जित था। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। दूसरों का तिरस्कार सहना पड़ता था, जिस पर भी वे अत्यंत महत्व के उत्पादनशील कार्य करते थे। वे सामान्यतया भूमि जोतने के कार्य में लगे रहते थे। उनके प्रति समाज का व्यवहार अन्यायपूर्ण था। वह उनके श्रम से मूल्यवान कार्य करा लेता था। उसके प्रतिदान में उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। अस्पृश्यता लोकतंत्र के विरुद्ध घोर अपराध है। यह मानव की आधारभूत गरिमा पर आघात करती है। स्वतंत्रता के पश्चात अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए औपचारिक कानून बनाए गए हैं। अगली बाधा आती है वो है भाषावाद। इसी प्रकार भाषावाद भी लोकतंत्र के मार्ग की प्रमुख बड़ी बाधा है। जैसे कुछ व्यक्ति जाति के आधार पर कार्य करते हैं, उसी प्रकार कुछ अन्य व्यक्ति भाषा के आधार पर ही कार्य करते हैं। उद्योगों के विकास के साथ ही विशाल नगर विकसित होते हैं, जिनमें अनेक राज्यों के विविध भाषाभाषी करोड़ों व्यक्ति रहते हैं। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और दिल्ली जैसे नगरों का उदाहरण लेते हैं। यद्यपि यहाँ की जनसंख्या में बंगला, तमिल, मराठी और बहुभाषी हिंदी जनसंख्या में हो सकते हैं, तथापि उनमें अन्य क्षेत्रों के भी हजारों व्यक्ति शामिल होते हैं। उनकी भाषाएं भिन्न होती हैं, उनकी जीवन शैली भी भिन्न होती है, अंतर होता है। यदि व्यक्ति भाषा के आधार पर ही मतदान करने लगे तो लोकतंत्र का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। तो लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? असफल हो जाएगा। अगली बात आती है निर्धनता। हमारे लोकतंत्र की मूल समस्या निर्धनता की है। भारत में विशेषकर लाखों ग्रामों में अधिकांश जनसंख्या क्या है? निर्धन है। हमारे नगर तथा ग्राम धनी और निर्धन बस्तियों में विभाजित हैं। बड़े नगरों में सुविधाओं से परिपूर्ण आधुनिक इमारतों के साथ ही अव्यवस्थित गंदी बस्तियां पाई जाती हैं। हमारे सबसे बड़े नगरों में कुछ ऐसे हैं जहाँ हजारों व्यक्तियों के पास सोने के लिए स्थान नहीं है। वे सड़क की पटरियों पर रहते हैं। भारतीय ग्राम गत सहस्त्रों वर्षों से नहीं बदले हैं। आज भी गांवों के उपकरण हल और 2 बैलों की जोड़ी ही बनी हुई है। ग्रामीण उसी प्रकार के मकानों में रहते हैं, उसी प्रकार के विचार रखते हैं तथा उसी प्रकार के अंधविश्वास मानते हैं जैसे अनेक पीढ़ियों पूर्व मानते थे। अगली बाधा आती है सांप्रदायिकता। स्वाधीनता के बाद भी भारत में धार्मिक और सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं हुआ। भारत को स्वतंत्र हुए काफ़ी वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी धार्मिक और सांप्रदायिक समस्या जस की तस बनी हुई है।
यह सबसे अधिक दुखद बात है कि देश की स्वतंत्रता सांप्रदायिक दंगों के वातावरण में ही प्राप्त हुई। इन दंगों के कारण ही सांप्रदायिक समस्या समाप्त नहीं हुई। एक मतांध हिंदू ने गांधी जी की हत्या कर दी और उसके काफ़ी अरसे बाद भी यदा कदा जो है सांप्रदायिक दंगे भड़क पड़ते हैं तथा निर्दोष व्यक्तियों के उत्पीड़न तथा मूर्खतापूर्ण हत्याओं को प्रोत्साहित करते रहते हैं। आज भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ये धारणा है कि भारत को हिंदू राज्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जो यहाँ रहने वाले केवल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि मुसलमानों, ईसाइयों तथा अन्य निवासियों का भी है। यह किसी एक धार्मिक समुदाय की संपत्ति नहीं हो सकता। धर्म एवं संप्रदाय के आधार पर घृणा करना अलोकतांत्रिक आदत है। अतः हमें धर्म एवं संप्रदाय के आधार पर क्या है, घृणा नहीं करनी चाहिए। यही लोकतंत्र के मार्ग में क्या है, सबसे बड़ी बाधा है। अगली बाधा आती है महिलाओं की असमानता। हमारे अतीत से प्राप्त विरासत में एक दोष महिलाओं के प्रति व्यवहार से भी संबंधित है। परंपरागत रूप से हमारे देश के संपूर्ण ऐतिहासिक युग में स्त्रियों के प्रति अनुचित व्यवहार रहा। एक समय तो ऐसा भी था जब पति की मृत्यु हो जाने पर विधवा पत्नी को जीवित जला दिया जाता था। स्त्रियों के लिए पर्दा प्रथा अनिवार्य थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लिखा है कि उनके परिवार में जब स्त्रियां गंगा स्नान के लिए जाती थी तो उन्हें ढकी हुई पालकियों में नदियों तक ले जाया जाता था और पालकी सहित उन्हें डुबकी लगवाई जाती थी। स्वाधीनता के बाद उद्योगों के विस्तार, नगर जीवन के विकास तथा शिक्षा में प्रगति से महिलाओं के सामाजिक दर्जे में निश्चित ही कुछ परिवर्तन आया है, किंतु हमारे विस्तृत ग्रामीण अंचलों में लाखों ग्रामीण परिवार अभी भी रूढ़ियों के दास हैं। वहाँ की स्त्रियों से अभी भी परंपरागत कार्य करवाए जाते हैं। उनके साथ अभी भी सैकड़ों तरह से सम्मान रहित, उत्पीड़न युक्त एवं अपमानजनक दुर्व्यवहार होता है। अगली बाधा आती है बेरोजगारी। हमारे देश की एक प्रमुख बड़ी जनसंख्या बेरोजगार है। केवल मजदूर वर्ग में ही बेरोजगारी नहीं है, शिक्षित मध्यम वर्ग में भी बेरोजगारी है। नगरों में तो बेरोजगारी का पता लग जाता है, किंतु गांवों में बेरोजगारी का पता नहीं चलता। एक भूखंड पर संभवतः 3 व्यक्ति भी खेती कर सकते हैं। यह 6 व्यक्तियों का भी पोषण कर सकती है। यदि किसी खेत में 4 व्यक्ति लगे होते हैं तो चौथा व्यक्ति बेकार नहीं मालूम दिखाई देता है, लेकिन यथार्थ में वह बेरोजगार है क्योंकि वह अनावश्यक व्यक्ति है। अर्थशास्त्री इसे गुप्त बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी से निर्धनता बढ़ती है। निर्धनता मनुष्यों को उपस्थित बनाती है। बेरोजगारी की समस्या के निदान अधिकाधिक औद्योगिकरण में निहित है। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य उसकी आर्थिक उन्नति और सामाजिक न्याय की कारगर व्यवस्थाओं पर ही निर्भर करता है। यानी कि अगर भारतीय लोकतंत्र का भविष्य हम चाहते हैं तो वो उसकी आर्थिक उन्नति में और सामाजिक न्याय पर ही निर्भर करता है। धन्यवाद।